नमस्कार मेरे प्यारे सभी साथियों को। मेरा नाम पुष्पेंद्र चौधरी। स्वागत है आप सभी का अपने परिवार रैंकर्स गुरुकुल में। कैसे हैं आप सभी? गीतू यादव जी गुड मॉर्निंग बेटा। दीपा सिंह गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत बेहतरीन होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास को। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका लास्ट क्लास के अंदर चल रहा था जिसका नाम था एटम। और आज उसी को हम स्टार्ट करते हैं यहीं से, ठीक है? तो चैप्टर जो था आज पार्ट 2 है इसका। चैप्टर जो आज हम इसके क्वेश्चंस भी करेंगे बेटा। चैप्टर जो हमारा चला हुआ था इसका नाम था एटम। एटम का अर्थ क्या है बेटा? परमाणु हम पढ़ रहे थे। और परमाणु को जब भी हम पढ़ रहे थे तो इसके बारे में हमने बहुत सारी बातें कल की क्लास के अंदर कर ली थी। अब उससे आगे पढ़ने की कोशिश हम करते हैं, ठीक है भाई? तो सभी को नमस्कार। सभी लोग आ चुके हैं, बहुत बढ़िया भाई। बहुत अच्छा लगा हमको, सभी लोग आ गए हैं। ठीक है, बहुत अच्छा लगा हमको, सभी लोग आ गए हैं। चलिए करें बेटा स्टार्ट आज की इस क्लास को। करें स्टार्ट, जल्दी से बताओ। चलिए सर, फिजिक्स का कितने टॉपिक बचे हुए हैं बेटा? फिजिक्स का एक टॉपिक बचा है, अभी उसको हम कंप्लीट कराएंगे, ठीक है भैया? चलें करें स्टार्ट बेटा, चलो। तो एटम जो है इसको जब स्टार्ट करते हैं बेटा, लास्ट क्लास के अंदर हमने आपको पढ़ाया था, जो टॉपिक चल रहा था हमारा आइसोटोप, हमारा टॉपिक चल रहा था बेटा। क्या चल रहा था? आइसोटोप हमने पढ़ लिया था। समस्थानिक, आप लोगों ने भी यही पढ़ा होगा। आइसोटोप हमने पढ़ लिया था। आइसो का मतलब क्या? सेम एटॉमिक नंबर, डिफरेंट एटॉमिक मास, ये मैंने आपको पढ़ाया था पिछली क्लास के अंदर, ठीक है? हाँ, हीट है आपका इंस्ट्रूमेंट है, और डिस्कवरी इंपोर्टेंट फार्मूला, वो बेटा करवा दिए जाएंगे अंजलि जी, परेशान मत हो बच्चे, ठीक है? सारे के सारे आपको करवाए जाएंगे। करें बेटा स्टार्ट। तो आइसोटोप हम पढ़ेंगे समस्थानिक। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा बेटा। मैंने कल पढ़ा दिया था इसको कि भैया आइसोटोप जो होते थे, क्या होता था इनका? सेम एटॉमिक नंबर होता था। क्या होता था? सेम एटॉमिक नंबर होता था। यानी परमाणु क्रमांक जो होता था वो क्या होता था? समान। परमाणु क्रमांक जो होता था वो क्या होता था? समान। और एटॉमिक मास जो होता था वो क्या होता था? डिफरेंट। यही आपने पढ़ा था बेटा। डिफरेंट जो होता था वो क्या होता था? हमारा एटॉमिक मास। यानी परमाणु भार जो था वो अलग अलग था, ठीक है? परमाणु भार जो था वो अलग अलग था। याद रखेंगे इस चीज को बेटा। परमाणु भार जो था वो अलग अलग था। और सेम क्या था? हमारा एटॉमिक नंबर। ये आपने पढ़ा था। जैसे हाइड्रोजन एग्जाम्पल, कल आपने हाइड्रोजन भी पढ़ लिया था। 1H1, ठीक, 1H2, 1H3, ये आपने पढ़ लिया था। तो ये आपने तीन बात पढ़ ली थी, 1H1, 1H2 और 1H3। हाइड्रोजन का तीन आइसोटोप आपने पढ़ लिए थे, ठीक है? बिल्कुल, पिछली क्लास के अंदर आपने ये पढ़ लिया था बेटा। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। बेटा कई बार आपसे पूछा जाता है, इसका मैंने ये भी बताया था कि इसका प्रयोग पीने वाले पानी में करते हैं, इसका प्रयोग खारे पानी में होता है, और ये रेडियो एक्टिव होता है, इसका प्रयोग कहीं पर नहीं होता। जिसको भी आवाज़ गूंज के आ रही है या डबल आ रही है, वो एप्लीकेशन को एक बार हटा देगा, दोबारा से स्टार्ट करेगा, उसको आवाज़ अच्छे से बेटा आने लगेगी, ठीक है? याद रखेंगे इस चीज़ को। बहुत बढ़िया। तो ये हाइड्रोजन के आइसोटोप पढ़ लिए थे। लेकिन अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि कौन सा आइसोटोप है जो कैंसर के ट्रीटमेंट में हेल्प करता है, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि कैंसर के ट्रीटमेंट में, कैंसर जो होता है इसके उपचार में, कैंसर का उपचार करने में, ट्रीटमेंट करने में किस समस्थानिक का यूज होता है? अगर मैं आपसे पूछूं कैंसर का ट्रीटमेंट करने में किस आइसोटोप का यूज होता है, बताइए। बताइए किसका यूज होता है कैंसर के ट्रीटमेंट में? तो उत्तर क्या आएगा बेटा आपका?
कोबाल्ट 60 किसका यूज होता है? कोबाल्ट 60 का यूज होता है कैंसर के ट्रीटमेंट के अंदर। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग इस चीज को बेटा, बहुत अच्छे से याद रखना। ठीक, वैसे अगर रे पूछेगा, रे अगर पूछे कौन सी किरणों का प्रयोग होता है बेटा कैंसर के ट्रीटमेंट में, तो गामा। कौन सी किरणों का प्रयोग होता है? गामा। कौन सी गैस पूछे कि गैस कौन सा होता है, बिल्कुल बेटा, हाँ बिल्कुल विपिन कुमार जी, अगर पूछे गैस कौन सी यूज होती है तो आपका रेडॉन, रेडॉन गैस यूज होती है आपकी, और कोबाल्ट 60 आइसोटोप यूज होती है। ठीक है बिल्कुल बेटा, हाँ बिल्कुल हो जाएगा सालू। चलो अगर मैं सेकंड क्वेश्चन पूछूं कि फॉसिल फ्यूल्स की एज, फॉसिल फ्यूल्स की जो एज होती है, आयु, उसका पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो लिखो जीवाश्मों की, जीवाश्मों की आयु का पता लगाने के लिए, आयु का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो कार्बन 14, C14 कार्बन 14 का प्रयोग किया जाता है। जीवाश्म होते हैं ना, जैसे आपके दब जाते हैं, सड़ जाते हैं, इतनी सालों पहले ये ऐसे ऐसे डिस्कवरी वाले दिखाते हैं कितनी सालों पहले ये चीज़ दब गई थी, अब मिली है, तो उसका प्रयोग क्या है बेटा? कार्बन 14 आइसोटोप का यूज होता है इसका पता लगाने के लिए। ठीक है, चले आगे। ये दोनों क्वेश्चन आपको याद रखने हैं बेटा। चलो अगर पूछे कि ब्लड क्लॉटिंग में कौन सी विटामिन हेल्प करती है, अगर पूछे ब्लड क्लॉटिंग में, रक्त का थक्का जमाने में कौन सी आइसोटोप यूज होती है? ठीक है, रक्त का थक्का जमाने में कौन सा समस्थानिक प्रयोग होता है? तो याद रखना सोडियम 24। ठीक है, सोडियम 24 का प्रयोग किया जाता है रक्त का। अगर पूछता ना विटामिन कौन सी यूज होती है, तो विटामिन कौन सी होती है बेटा हमारी? विटामिन तो होती है विटामिन के। किसके ट्रीटमेंट में? ब्लड क्लॉटिंग को हेल्प करने में कौन सा क्या यूज होता है? विटामिन के। लेकिन आइसोटोप पूछे, लेकिन आइसोटोप पूछे तो याद रखना बेटा ठीक है, याद रखेंगे, बहुत बढ़िया। हाँ बिल्कुल पढ़ाएंगे सारी चीज़ें। तो सोडियम 24, अगर यहीं पर विटामिन पूछ लेता ना बेटा, जैसे कभी कभी पूछ लेता है, बायोलॉजी में आपने पढ़ा होगा कि कौन सी विटामिन हेल्प करती है, तो विटामिन के। याद रखेंगे विटामिन के हेल्प करती है रक्त का थक्का जमाने में, और सोडियम 24। आगे चलें, अब चलते हैं इससे अगले क्वेश्चन की तरफ हम। ठीक है, चलो अगला सवाल लिखें बेटा। अगर आपसे पूछे कि आपको पता है गॉइटर, घेंगा रोग जो हो जाता है, गॉइटर, गॉइटर के ट्रीटमेंट में, घेंगा का इलाज, इसमें कौन सा आइसोटोप यूज होता है? तो याद रखना आयोडीन 131, आयोडीन 131 का प्रयोग किया जाता है बेटा। ठीक है बेटा, कल भी क्लास हुई थी पीयूष राणा जी, कल भी बेटा क्लास हुई थी। ठीक है बेटा, कल हुई थी क्लास। तो गॉइटर के ट्रीटमेंट में किसका प्रयोग? आयोडीन 131 का प्रयोग होता है। तो ये कितने क्वेश्चन याद रखने बेटा आइसोटोप के? एक, दो, तीन और ये चौथा, ये चार प्रश्न आपको बेटा आइसोटोप के याद रखने ही रखने। ठीक है, आइसोटोप क्या होता है ये पिछली क्लास में मैंने पढ़ा दिया। अब हम चलते हैं अगला टॉपिक हमारा, आइसोटोप खत्म हो गया तो अगला जो टॉपिक आता है वो होता है आइसोबार। ठीक है, आइसोबार का मतलब होता है संभारिक। आइसोबार का मतलब क्या होता है? संभारिक। आइसोबार का मतलब होता है, अब जरा मेरी बातें ध्यान से सुनिएगा कि आइसो का, देखो संभारिक क्या होता है बेटा, जैसे आपने आइसोटोप पढ़ा ना, इसका जस्ट उल्टा कर दो बेटा। आइसोटोप का सर आंसर दीजिए शुभम बेटा, दोबारा क्वेश्चन पूछिए, आपका मैं सुन ही नहीं पाया। ठीक है, देखो आइसोटोप का जस्ट उल्टा कर दो। समस्थानिक में क्या होता था? आइसोटोप में एटॉमिक नंबर सेम होता था, परमाणु क्रमांक, लेकिन डिफरेंट क्या होता था? एटॉमिक मास। लेकिन बेटा आइसोबार में क्या होगा? लिखो, लिखो, सेम एटॉमिक मास, सेम एटॉमिक मास, यानी परमाणु भार, परमाणु भार क्या होगा? समान होगा,
और डिफरेंट एटॉमिक नंबर, डिफरेंट एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक जो होगा अलग होगा। ये बात याद रखना, नीचे वाला एटॉमिक नंबर कौन सा होता था, नीचे वाला, तो वो तो अलग होगा, लेकिन ऊपर वाला जो है एटॉमिक मास वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, ऐसे उनको क्या कहते हैं, आइसोबार के नाम से बेटा उनको जाना जाता है। याद रखेंगे, जल्दी से बताओ कमेंट करके। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। आइसोबार के एग्जाम्पल क्या हुए आप जानते हो, बताओ, एग्जाम्पल जानते हो? जैसे आपने सुना होगा आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, ये तीन एलिमेंट हैं। अब जरा देखना, आर्गन का सूत्र होता है Ar, एटॉमिक नंबर होता है 18 और मास जो होता है वो 40 होता है। पोटेशियम का K होता है, ये 19 होता है, ये 40। कैल्शियम का 20 होता है और एटॉमिक मास कितना होता है, 40 आपका होता है। ठीक है, याद रहेगा बेटा, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। आर्गन का कितना होगा 18, पोटेशियम का कितना होगा 19 और कैल्शियम का कितना होगा आपका 20। लेकिन तीनों का, ऑन करना भूल गया,
सॉरी बेटा, सॉरी सॉरी, माइक ऑन करना भूल गया, एक अर्जेंट कॉल था मम्मी का, तो इस वजह से थोड़ी सी मुझे बात करनी पड़ी। अब जरा मैं फिर से समझा देता हूँ बेटा। देखो, मैंने कहा था कि आइसोटोप जो होता था वो क्या होता था हमारा, सेम एटॉमिक नंबर, डिफरेंट एटॉमिक मास, यानी नीचे वाला अलग अलग, सेम था इसमें नीचे वाला सेम, लेकिन इसमें आप देखोगे तो नीचे वाला अलग अलग है, ऊपर वाला सेम। ऊपर वाला होता क्या है बेटा, एटॉमिक मास ऊपर वाला होता है, नीचे वाला एटॉमिक नंबर होता है। तो दोनों जस्ट अपोजिट है बेटा, यानी आइसोटोप का जस्ट उल्टा होता है आइसो बार। आ रही है ना अब आवाज? ठीक है, उसका उल्टा है। ऊपर वाला देखो 40 है, ऊपर वाला देखो जरा, ये भी 40 है, ये भी 40 है और ये भी 40, लेकिन ये क्या है, 18 है, ये 19 है, ये 20 है। ठीक है, तीनों अलग अलग है। याद रखेंगे आप इस चीज को बेटा, बहुत बढ़िया। अब आगे चलते हैं, अगला टॉपिक आता है आइसो बार के अलावा आइसोटोन्स। अगला टॉपिक क्या आता है, आइसोटोन्स, सम न्यूट्रॉनिक। सम न्यूट्रॉनिक आइसोटोन्स का मतलब क्या होता है बेटा, सम न्यूट्रॉनिक आइसोटोन्स। अब इसका मतलब क्या होता है बेटा, देखो, टोन्स का मतलब होता है न्यूट्रॉन, यानी आइसो का मतलब सेम। तो जहां पर सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं, उसको हम आइसोटोन कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, आइसोटोन कहते हैं। यानी जहां पर न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है, न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है, समान, न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है, उसे हम क्या कहते हैं बेटा, आइसोटोन कहते हैं। जहां पर न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है उसको हम आइसोटोन के नाम से जानते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको उदाहरण दूं किसका बेटा, आइसोटोन, याद समझ में आया? आइसोटोन का मतलब समझ में आया बेटा? आइसोटोन का मतलब है जहां पर न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है उसको क्या कहते हैं बेटा, आइसोटोन कहते हैं। याद रखेंगे, जहां पर न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है, सेम होती है। जैसे आपको अगर मैं बताऊं, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो देखना बेटा, कार्बन है C 6 14, ऑक्सीजन है O 8 16, नाइट्रोजन है 7, ये 15। अब यहाँ पर एक चीज नोटिस करो आप लोग, सर येलो एंड वाइट कलर आपका फेवरेट है क्या? नहीं बेटा, मेरा फेवरेट कलर पूछ रहे हो आप लोग, हैं ब्लैक कलर है। ठीक, अब सुनो यहाँ से, तो कार्बन जो है C 14, ये 7 15 8 16। अब जरा ध्यान से सुनिएगा मेरी बात बेटा। देखो, अब यहाँ पर ना तो नीचे वाला सेम दिख रहा आपको, ना ही ऊपर वाला सेम दिख रहा, तो भैया ये क्या हुआ, इसमें मैंने कहा ही नहीं है, मैंने ये कहा है कि न्यूट्रॉन की संख्या सेम रहेगी। क्या कहा है बेटा मैंने, न्यूट्रॉन की संख्या आपकी सेम रहेगी। न्यूट्रॉन की, न्यूट्रॉन कैसे निकाला जाता है, जैसे अगर मैं इसके न्यूट्रॉन निकालूं तो 14 में से जब 6 घटाओगे तो 8 आएगा, यानी ऊपर वाले में से नीचे वाले जब घटाते हैं ना तब न्यूट्रॉन बेटा निकल के आते हैं। ठीक, ऐसे ही जब इसके न्यूट्रॉन निकालोगे तो 15 में से क्या जाएगा, 7 जाएगा, तब क्या आएगा, 8 आएगा। ऐसे ही जब इसके न्यूट्रॉन निकालोगे तो 16 में से जब 8 जाएगा तो कितना आएगा, 8 आएगा। तो जहां पर न्यूट्रॉन की संख्या समान हो उनको हम क्या कहते हैं बेटा, आइसोटोन के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है बेटा, आइसोटोन के नाम से जाना जाता है, यानी कि उनको सम न्यूट्रॉनिक हम कहते हैं। याद रखेंगे। किस किस को ये बात समझ में आ गई, जल्दी से कमेंट करके मुझे बताओ। किस किस को ये बात समझ में आ गई, जल्दी से मुझे कमेंट करके बच्चे बताओ। यहां तक समझ में आया सब कुछ आप लोगों को? बताइए बेटा। ठीक है, अब सुनो आगे। अब इससे आगे हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं बेटा। हेडिंग डालो, कुछ एटॉमिक मॉडल के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, कुछ एटॉमिक मॉडल के बारे में जान लेते हैं। जैसे कुछ वैज्ञानिक, आइसोटोप पढ़ लिया, आइसोबार पढ़ लिया, आइसोटोन पढ़ लिया। ये 3 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आइसोटोप हो गया, अगला क्या है, आइसोबार हो गया, और तीसरा क्या है, आइसोटोन हो गया। अब जरा सुने, हम कुछ एटॉमिक मॉडल पढ़ लेते हैं, यानी वैज्ञानिकों के द्वारा, जैसे आपने पढ़ा होगा तरबूज वाला मॉडल। तो एटॉमिक मॉडल्स, हम कुछ एटॉमिक मॉडल पढ़ लेते हैं। हेडिंग डालो, एटॉमिक मॉडल, परमाणु के मॉडल। क्या है बेटा, परमाणु के
मॉडल, एटॉमिक मॉडल, परमाणु के मॉडल। ठीक है, एटॉमिक मॉडल हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं बेटा। चलो अब जरा सुने ध्यान से। देखो सबसे पहले हम जो पढ़ते हैं, वैसे तो हमने जे जे थॉमसन का तो सॉरी जॉन डाल्टन का तो मॉडल पढ़ ही लिया बेटा। जॉन डाल्टन तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि फादर ऑफ एटम, यानी कल की क्लास में आपने पढ़ा था कि परमाणु का जो जनक है, फादर ऑफ एटम जो है वो जॉन डाल्टन है। कब दिया था? 1808, 1808 में उसने अपना मॉडल दिया था। लेकिन उसके बाद जो अगला मॉडल आता है बेटा, इसका नाम है जे जे थॉमसन मॉडल। क्या नाम है इसका? जे जे थॉमसन मॉडल इसका नाम है। ठीक है, अगला जो मॉडल आता है हमारा, हेडिंग डालें जे जे थॉमसन मॉडल। ठीक है, याद रखेंगे बेटा। अगला जो मॉडल आता है हमारा वो क्या आता है? जे जे थॉमसन मॉडल। करें बेटा स्टार्ट। जे जे थॉमसन मॉडल आपने हेडिंग डाल लिया होगा। चलो अब स्टार्ट करते हैं। सर कल मेरा ऐप नहीं चल रहा था, कोई बात नहीं, ऋषभ जी नहीं चल रहा था तो अब मैं सब सारे कमेंट आपके पढ़ रहा हूँ। ऋषभ का इतना कमेंट आया कि बस पूछो मत। ऋषभ बेटा एप्लीकेशन में दिक्कत है, कुछ बच्चों का आज भी नहीं चल रहा है, वो ठीक हो जाएगा, एक दो दिन का इश्यू है, वो हो जाएगा। अब देखो बेटा, कब दिया इन्होंने? 1904 में इन्होंने अपना एटॉमिक मॉडल दिया। किसने बेटा? जे जे थॉमसन ने। अब जरा समझे क्या है। देखो बेटा इन्होंने क्या किया, जैसे तरबूज हो जाता, तरबूज होता है ना, तरबूज, इन्होंने क्या कहा, जैसे ये है वाटरमेलन, इनके मॉडल को वाटरमेलन मॉडल भी कहा जाता है। वाटरमेलन मॉडल या प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। इनके मॉडल को वाटरमेलन मॉडल या प्लम पुडिंग मॉडल भी इसको कहा जाता है। इन्होंने क्या कहा बेटा? इन्होंने जो कहा है वो ये बात कही है बेटा इन्होंने कि जैसे कोई वाटरमेलन होता है ना, तरबूज, उस तरबूज के अंदर आपको दो चीज दिखेंगी। जैसे मैं बना लेता हूँ कि जब भी आप कोई तरबूज बनाओगे, जैसे ये तरबूज है, ठीक, इस तरबूज के अंदर आपको दो चीज दिखेंगी। एक आपको लाल वाला हिस्सा दिखेगा और एक आपको ब्लैक। एक लाल वाला हिस्सा दिखेगा, लाल वाला हिस्सा जो होता है वो होता है पॉजिटिव। इसने बोला अरे तरबूज जो खाते हैं लाल वाला हिस्सा ही तो खाते हो आप, रेड रेड जो पार्ट होता है, तो वो इसने बोला कि ये जो पार्ट है ये है पॉजिटिव, लेकिन इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बिखरे रहते हैं, यानी जो बीज होते हैं ना, बीज, वो होते हैं माइनस। वो जो तरबूज के जो बीज होते हैं काले काले, इसने बोला कि वो क्या होते हैं बेटा? हमारे माइनस होते हैं। और जो पॉजिटिव पार्ट होता है वो क्या होता है? हमारा प्लस होता है। तो तरबूज वाला मॉडल किसने दिया है? पहली बात जे जे थॉमसन नाम के वैज्ञानिक ने। इसने क्या किया? अपने मॉडल को तुलना किया। ही कंपेयर ही कंपेयर हिज मॉडल बाई वाटरमेलन। इसने अपने इसने अपने मॉडल को मॉडल की तुलना तरबूज से की है। किससे की है बेटा? तरबूज से की है। इसने अपने वाटरमेलन जो है मॉडल की तुलना किससे की है? तरबूज से की है बेटा। ठीक है, अब सुनो जरा ध्यान से। बिल्कुल, इसने कहा है कि तरबूज के जो सीड्स होते हैं, बीज, तरबूज के जो बीज होते हैं, इसको इसने क्या कहा है कि ये जो है हमारा क्या है? इलेक्ट्रॉन है। और तरबूज का जो रेड पार्ट होता है, लाल वाला हिस्सा जो होता है, लाल वाला जो हिस्सा होता है तरबूज का, वो इसने कहा है कि ये कोई पॉजिटिव पार्ट है। ये क्या है बेटा? कोई पॉजिटिव पार्ट है, यानी धनात्मक हिस्सा है। ये क्या है? कोई धनात्मक हिस्सा है, पॉजिटिव पार्ट है, यानी कुछ और नहीं कहा। पॉजिटिव पार्ट को पॉजिटिव ही कहा, कुछ और नहीं कहा, ना तो प्रोटॉन कहा ना ही न्यूक्लियस कहा। बस ऐसे बोला कि जो पॉजिटिव पार्ट है उसके अंदर बीज जो है वो बिखरे रहते हैं। और इलेक्ट्रॉन की खोज हो गई। किसकी खोज कर दी बेटा? इलेक्ट्रॉन की। और इसने बोला कि इलेक्ट्रॉन जो है हैज नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन पे कैसा होता है? नेगेटिव चार्ज होता है, यानी कि
ये सारी बातें हैं जो किस मॉडल में कही गई हैं बेटा, ये जो चार पांच बातें मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये जे थॉमसन के मॉडल में कही गई हैं, ये आपको याद रखनी है। इसने कहा इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है, ऋणात्मक आवेश होता है, ये बात याद रखना आप लोग, ठीक है। पॉजिटिव पार्ट जो है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन बिखरे रहते हैं, और इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव होता है, और बाकी पॉजिटिव पार्ट के ऊपर वो बिखरे रहते हैं। याद रखेंगे बेटा इस चीज को, ठीक है। और इसने ये भी कहा है, इसने एक चीज ये भी कहा है बेटा, इसने एक चीज ये भी कहा है, ये याद रखना क्या, कि पॉजिटिव पार्ट जो होता है वो बराबर होता है किसके, मैं अगली लाइन अगले उस पर लिख देता हूँ स्लाइड पे, यहाँ जगह कम है थोड़ी सी। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात कही है किसने, जे थॉमसन ने, कि पॉजिटिव पार्ट जो होता है, पॉजिटिव पार्ट जो होता है वो बराबर होता है नेगेटिव पार्ट के, यानी इलेक्ट्रॉन जो है वो बराबर है। ये जो जितने प्लस के साइन दिखेंगे ना, देखो प्लस कितने, एक दो तीन चार पाँच छः, एक दो तीन चार पाँच छः, छः ही प्लस हैं छः ही माइनस हैं, ठीक है बेटा। तो इसने कहा है कि जितना पॉजिटिव पार्ट होगा किसी एटम के अंदर, उतना ही क्या होगा, नेगेटिव पार्ट भी होगा। यानी धनात्मक हिस्सा जो होगा वो किसके बराबर होगा, ऋणात्मक हिस्से के बराबर होगा। धनात्मक जो हिस्सा होगा वो किसके बराबर होगा, धनात्मक धनात्मक जो हिस्सा होगा वो किसके बराबर होगा, ऋणात्मक हिस्से के बराबर होता है। ये बात आपको क्या करनी है, याद करनी है। और जब पॉजिटिव, भाई ये एटम था बेटा, ये क्या था, पूरा एटम, एटम का मतलब परमाणु। जब इसके अंदर, तरबूज को परमाणु माना था इसने, ठीक है, जब इसके अंदर पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव के बराबर है, पॉजिटिव जो है किसके बराबर है, नेगेटिव, इसका मतलब एटम जो है वो क्या हो जाएगा बेटा, सो एटम इज न्यूट्रल। भाई वो तो उदासीन हो गया ना, खत्म, जितना प्लस है उतना ही माइनस, तो वो तो कोई चार्ज रहा ही नहीं उसके ऊपर। होल एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। होल एटम का मतलब पूरा परमाणु, जब उसके अंदर प्लस वाले चिन्ह बराबर है माइनस वाले के, तो उसके ऊपर तो कोई चार्ज रहा ही नहीं होगा बेटा, आवेश, ठीक है। सो एटम इज न्यूट्रल, इसीलिए इसीलिए परमाणु उदासीन होता है। कैसा होता है बेटा, परमाणु उदासीन होता है, ऐसा इन्होंने बोला है कि एटम जो होता है वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है, होल एटम, ठीक है, याद रखेंगे। चले बेटा इससे आगे। अब बात आती है कि सर इनकी ड्रॉबैक क्या थी, भाई जब ये चले गए छोड़कर, तो इनकी एक कोई कमी रही होगी, तभी तो बेटा नया वैज्ञानिक आया होगा, नया साइंटिस्ट आया होगा, ठीक है। जब इनकी कोई कमी रही होगी तो इनकी लिमिटेशन क्या थी, फीडबैक जो लिया इनका, लिमिटेशन का मतलब होता है कमी क्या थी। अगर मैं आपसे पूछूं, कोई जानता है, कोई बच्चा बताएगा मुझे कमेंट करके कि सर इनकी लिमिटेशन क्या थी, बताओ, कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि लिमिटेशन क्या थी। बताओ बेटा, बताओ बेटा, क्या इनकी लिमिटेशन थी। एक भी बच्चे का आंसर अभी नहीं आया है। नारायण जी कह रहे हैं दोबारा बता दो। बेटा नारायण क्या बताना है दोबारा, देखो मैंने कहा कि सबसे पहला मॉडल आया था जॉन डाल्टन का, तो जॉन डाल्टन हमने कल आपको पढ़ा दिया था स्टार्टिंग में ही कि 1808 में आया था, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, जे थॉमसन मॉडल कब आया, 1904, इसी को कहते हैं वाटरमेलन, तरबूज के ऊपर किया गया, इसको प्लम पुडिंग मॉडल कहते हैं। जैसे तरबूज होता है तो तरबूज के अंदर दो चीज़ दिखेंगी आपको, एक बीज दिखेगा, एक लाल वाला हिस्सा, लाल वाले हिस्से को पॉजिटिव पार्ट कहते हैं, और बीज जो हैं उनको नेगेटिव कहते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन कहते हैं उनको। तो इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव, और जितना इन इसके अंदर प्लस होता है उतना ही माइनस होता है, तो इसको एटम को क्या कहा गया है, न्यूट्रल कहा गया है। अब इनकी लिमिटेशन ये है, लिखो, ही कुड नॉट he could not define the he could not define the stability of atom,
ही कुड नॉट डिफाइन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, वह परमाणु की स्थिरता के बारे में, वह परमाणु की स्थिरता के बारे में नहीं बता पाया। किसके बारे में नहीं बता पाया बेटा? परमाणु की स्थिरता के बारे में नहीं बता पाया। ही कुड नॉट डिफाइन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, ठीक है। ही डिड नॉट कंसीडर द न्यूक्लियस, बिल्कुल बेटा, ये सारी इसकी लिमिटेशन है, एक ही चीज है। अगर इन सब को मिलाकर जो आपने कहा है ना, इन सब को मिलाकर मैं अगर बोल दूं तो यही इसकी लिमिटेशन है। ही कुड नॉट डिफाइन द स्टेबिलिटी, यानी ये नहीं बताया, ये नहीं बता पाया कि हाउ पॉजिटिव पार्ट होल्ड नेगेटिव पार्ट, कैसे रख लेता है ये पॉजिटिव पार्ट के अंदर नेगेटिव पार्ट कैसे रह लेता है, ये नहीं बता पाया। भाई आज हम जब पढ़ते हैं, आज का जो हम एटम पढ़ते हैं, तो इलेक्ट्रॉन तो बाहर घूमते हैं, वो तो पॉजिटिव के पास रहते ही नहीं है। पॉजिटिव होता है किसके ऊपर बेटा? प्रोटॉन के ऊपर रहता है पॉजिटिव, वो तो उसके बाहर घूमते हैं। तो ये कह रहा था कि भाई पॉजिटिव नेगेटिव सब मिक्स है। भाई इसने क्या कहा था कि प्लस जो है वो माइनस के भीतर, माइनस इलेक्ट्रॉन जो है वो पॉजिटिव में ही पड़े रहते हैं। लेकिन आज हम जो पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन तो घूमते हैं बेटा चारों तरफ, तो ये नहीं बता पाया हाउ पॉजिटिव पार्ट होल्ड नेगेटिव पार्ट, हाउ पॉजिटिव पार्ट होल्ड नेगेटिव पार्ट, ये नहीं बता पाया कि कैसे धनात्मक धनात्मक हिस्से के अंदर, क्योंकि आज आप जब पढ़ोगे तो कोई पॉजिटिव नेगेटिव पास में थोड़े होते हैं, इलेक्ट्रॉन तो बाहर घूमते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन तो बाहर घूमते हैं, बल्कि प्रोटॉन अंदर रहता है, तो पास में रहते ही नहीं है, ठीक है। तो कैसे धनात्मक हिस्से के अंदर ऋणात्मक होता है, ये नहीं बता पाया। इसकी ये क्या थी बेटा? लिमिटेशन थी कि कैसे धनात्मक के अंदर ऋणात्मक रह सकता है, ये नहीं बता पाया, यानी स्थिरता के बारे में नहीं बता पाया, ठीक है। अगला आता है इसके बाद, यानी जब ये खत्म हो गए, इनका मॉडल खत्म हो गया, तो अगला जो मॉडल आता है बेटा, उसे कहते हैं हम रदरफोर्ड मॉडल। उसे क्या कहते हैं बेटा? हम रदरफोर्ड मॉडल के नाम से जानते हैं। तो हिंदी में भी आप नाम लिखेंगे, इनका नाम रदरफोर्ड ही होगा, नाम हिंदी हो या इंग्लिश हो बेटा, रदरफोर्ड ही कहेंगे। तो अगला जो वैज्ञानिक आता है, बताओ अगला जो आता है वो क्या आता है? रदरफोर्ड आता है। हेडिंग डालें रदरफोर्ड मॉडल, और इनके एक स्टूडेंट थे बेटा, उसका नाम था गीगर मार्सडन। इन दोनों ने मिलकर दिया था, यानी एक तो रदरफोर्ड, एक इनके स्टूडेंट थे गीगर मार्सडन, ये इनके स्टूडेंट हुआ करते थे। कौन थे बेटा? ये रदरफोर्ड के स्टूडेंट हुआ करते थे, गीगर मार्सडन। इन्होंने मिलकर दिया 1911 में ये मॉडल दिया। कब दिया बेटा? याद रखना 1911 के अंदर ये मॉडल इनके द्वारा दिया गया। अब इन्होंने क्या किया? सर ग्रेविटन का क्वेश्चन अपलोड करवा दे, बिल्कुल करवा दूंगा बेटा धनराज, ठीक है, कर देंगे बेटा, संजीवन जी ग्रुप में ऐड, ठीक है। ग्रुप में ऐड होने के लिए आपको नंबर चाहिए होता है 8006584400, उस पर आप मैसेज कर देना 865 84 400, ठीक है। अब सुनो, गीगर मार्सडन इनके स्टूडेंट है, इन दोनों ने मिलकर क्या किया बेटा कि एक गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किया बेटा। क्या किया? एक सोने की पतली चादर ली और उस चादर के ऊपर इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया है। किसने? गीगर मार्सडन और आपके एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम रदरफोर्ड है। तो इन दोनों ने मिलकर क्या किया? गोल्ड फॉइल का एक एक्सपेरिमेंट किया है बेटा। इन्होंने क्या किया कि देखो यहाँ देखना, एक सोने की पतली सी चादर ली, जैसे ही एक चादर में ले लेता हूँ और करके दिखाता हूँ। अब भाई करके तो नहीं दिखाऊंगा, सोना तो मेरे पास है ही नहीं, ठीक है। अब इन्होंने सोने की पतली चादर ली और इसके ऊपर अल्फा जो रे होती हैं, अल्फा किरणें जो होती हैं, अल्फा जो किरणें होती हैं, इसकी बौछार करवाना स्टार्ट कर दिया। किसकी बौछार करवाना स्टार्ट कर दिया बेटा? अल्फा रे की बौछार करना इसके ऊपर स्टार्ट कर दिया, ठीक है। हाँ, अब जरा ध्यान से सुनना, ज्योग्राफी की भी क्लास स्टार्ट हो जाएगी बेटा, समनम जी बिल्कुल बिल्कुल। अब इन्होंने क्या किया? इसकी जब बौछार इसके ऊपर करवाई, बॉम्बार्डिंग इस तरीके से बौछार करवाई, तो इन्होंने क्या देखा कि कुछ रेस जैसे जा रही थी ना वैसे ही जाती थी, यानी लौट के ही नहीं आ रही थी, बिल्कुल सीधे सीधे जैसे जा रही थी
वैसे ही वो वापस आ ही नहीं रही थी, क्योंकि बहुत पतली चादर है, ये सोने की बहुत पतली चादर है। तो जैसे कि कोई रे जा रही है अल्फा की। और एक बात और याद रखना, अल्फा पे जो आवेश होता है ना बेटा, चार्ज, अल्फा जो होती है उसके ऊपर जो आवेश होता है चार्ज, वो पॉजिटिव होता है बेटा। अल्फा जो रे होती है उनके ऊपर चार्ज जो होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिव। अब जैसे ये रे यहाँ पर टकराएंगी, यहाँ पे कुछ रे ऐसी थी जो वापस भी आ रही थी इस तरीके से, ऐसा नहीं कि हमेशा ही सीधी जा रही थी, कुछ रे लौट कर भी आ रही थी, कुछ रे जो थी वो लौट के भी आ रही थी, ठीक है, लौट के भी आ रही थी। लेकिन इन्होंने क्या देखा, इसके बीचों बीच, यानी इस सोने की चादर के बीचों बीच जो भी रे इसके बीच में पड़ रही थी, जो भी रे इस सोने की चादर के बीच में पड़ रही थी, यहां पर जो भी रे इस सोने की चादर के बीच में पड़ रही थी, वो जैसे जा रही थी ना वैसे ही वापस लौट आती थी। जिस तरीके से वो जा रही थी वैसे ही वापस लौट आती थी। यानी कि ज्यादातर तो रे जो हैं अल्फा की किरणें सीधी जाती थी सोने की चादर में से, कुछ किरणें ऐसी थीं जो कुछ एंगल से वापस आ रही थी, ठीक है। हाँ, गोल्ड को इसलिए लिया क्योंकि गोल्ड एक सबसे ज्यादा पतली की जाने वाली धातु है। गोल्ड को इसलिए लिया है बेटा क्योंकि गोल्ड इज द मोस्ट मिलिएबल एंड डक्टाइल मेटल। सोना एक सबसे ज्यादा आघात वर्धनीय और तन्य धातु है। वो इतना पतला किया जा सकता है कि बस पूछो मत, और किसी को नहीं किया जा सकता। ठीक है बेटा, देखो फिर से समझा रहा हूं। इन्होंने क्या किया, सबसे पहले देखो, एक मिनट बेटा, इन्होंने क्या किया, सबसे पहले सोने की एक पतली सी चादर ली। चलो, इन्होंने क्या किया बेटा, सबसे पहले सोने की एक पतली सी चादर ली। सोने की पतली चादर क्यों ली, क्योंकि सोना ही एक ऐसी धातु है जिसको सबसे ज्यादा पतला किया जा सकता है। गोल्ड इज द मोस्ट मिलिएबल, सबसे ज्यादा आघात वर्धनीय धातु कौन है, सोना। अब तुम ये पूछेंगे सर कितनी थिकनेस थी, तो बेटा इसकी जो थिकनेस, कभी कभी पूछ लेता है कि ये कितनी मोटाई थी, इसकी थिकनेस कितनी थी, यानी इसकी मोटाई, सोने की चादर की मोटाई कितनी थी, तो याद रखना 0.000004 सेंटीमीटर। याद रखेंगे कितना थी थिकनेस, बोलो, 0.00004 सेंटीमीटर। ये सोने की चादर की मोटाई थी, थिकनेस, इतना पतला। अब इसने क्या किया, इसने अल्फा की किरणें, अल्फा की किरणें जो होती हैं उन पर आवेश पॉजिटिव होता है, इसको इसके ऊपर छोड़ा। तो कुछ रे तो सीधी निकल जा रही है, बिल्कुल वापस ही नहीं आ रही टकरा के, कुछ ऐसी थी जो टकरा के वापस आ रही थी। लेकिन इसने क्या देखा कि बीचों बीच में जो रे जा रही हैं, किरणें जो बीचों बीच में जा रही हैं, वो जैसे जाती हैं वैसे ही टकरा के वापस भी आ जाती हैं। फिर इसने क्या किया, कुछ कंक्लूजन निकाले बेटा। इसने क्या किया, यहां से कुछ कंक्लूजन निकाले। कंक्लूजन का मतलब यहां से कुछ निष्कर्ष निकाले। इसने क्या किया, अपने इस एक्सपेरिमेंट से कुछ कंक्लूजन निकाले, निष्कर्ष। जैसे सबसे पहला जो कंक्लूजन था, निष्कर्ष, वो ये था कि जब ये अल्फा रे सीधी जा रही हैं, लौट के नहीं आ रही, इसका मतलब एटम, भाई इस पूरी एक जो सोने की चादर है ना, इसको एक परमाणु समझ लो, एक एटम। तो इसने बोला कि एटम का ज्यादातर हिस्सा जो होता है वो खाली होता है। भाई एक बात बताओ, मैं बॉल है मेरे हाथ में और मैं पीछे फेंक दूं और वो बॉल मेरे लौट के ना आए, तो मैं तो यही समझूंगा ना कि वो खाली है, पीछे खाली एरिया पड़ा हुआ है। मैं बॉल को आगे फेंक दूं और वो लौट के मेरी तरफ ना आए, तो मैं तो यही समझूंगा ना खाली पड़ा हुआ है। तो जब इसने अल्फा को फेंका और वो वापस नहीं आई, सीधी चली गई उसमें से पार निकल के, तो यही तो सोचेगा अंदर खोखला है, एकदम खोखला, ठीक है, यानी खाली पड़ा हुआ है। तो इसने क्या सोचा कि एटम जो होता है पूरा, एक एक फॉइल को पूरा एक एटम माना हुआ है, एक सोने की चादर को एक एटम के बराबर माना है। तो मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एटम इज हॉलो। मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एटम इज हॉलो, यानी कि लिखो, परमाणु का परमाणु का अधिकांश हिस्सा खाली होता है। परमाणु का अधिकांश हिस्सा खाली होता है। परमाणु का अधिकांश हिस्सा कैसा होता है बेटा, खाली होता है, क्योंकि वो लौट के ही नहीं आ रही थी ना, अधिकांश हिस्सा खाली होता है। लेकिन बेटा बीचों बीच में क्या देखा इसने कि जो अल्फा की रे जो बीच में जा रही थी, वो तो बिल्कुल वैसे ही लौट के आ जाती थी जैसे गई थी।
भाई जो बीच में जा रही थी वो तो बिल्कुल वैसे ही लौट के आ रही थी जैसे बेटा गई थी। इसका मतलब एक बात बताओ आप मुझे कि अल्फा पे होता है पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव को रिपेल कौन करेगा, यानी वापस कौन भेजेगा? पॉजिटिव भेजेगा कि नेगेटिव भेजेगा? अरे पॉजिटिव को, पॉजिटिव ये लाल वाला हिस्सा जो है ये बीचों बीच में कोई प्लस होगा तभी तो भगाएगा। अगर ये माइनस होता तो फिर तो ये अल्फा रे को एब्जॉर्ब कर लेता, अवशोषित कर लेगा, क्योंकि प्लस को तो वही खींचेगा माइनस। लेकिन यहां पर कोई प्लस होगा तभी इसने इसको भगाया होगा। तो इसने बोला कि सबसे बीचों बीच में, इन द मिडिल ऑफ एटम, इन द मिडिल ऑफ एटम देयर इज देयर इज ए स्ट्रोंगेस्ट पॉजिटिव पार्ट, देयर इज ए स्ट्रोंगेस्ट पॉजिटिव पार्ट कॉल्ड न्यूक्लियस। और इसको इसने क्या बोला है बेटा? नाभिक बोला है। तो अगर कोई पूछे ना नाभिक की खोज किसके द्वारा की गई, तो इसी के द्वारा, रदरफोर्ड के द्वारा। ठीक है बेटा। अरे नेगेटिव होता तो ये अट्रैक्ट नहीं करता इसको, आकर्षित, लेकिन ये तो प्रतिकर्षित कर रहा है, भगा रहा है उसको बेटा। संजीवन जी बिल्कुल ऐड कर दूंगा बेटा आज। ठीक है, लिखो परमाणु के बीचों बीच, परमाणु के बीचों बीच एक ताकतवर धनात्मक हिस्सा होता है, ताकतवर धनात्मक हिस्सा होता है, होता है जिसे नाभिक कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं बेटा? नाभिक कहते हैं। पॉजिटिव पार्ट है। और यही पार्ट, तीसरा पॉइंट क्या होता है बेटा? क्लास कब चालू हुआ है बेटा? क्लास तो 11 बजे से ही चल रहा है, 10 मिनट बाद तो खत्म ही हो जाएगा। आगे सुनो बेटा, एक पॉइंट और इसने बोला है क्या, कि जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस इज द डेंसर पार्ट ऑफ एटम, यानी जो पॉजिटिव पार्ट होता है ना, पॉजिटिव पार्ट ये लाल वाला, ये इस पूरे परमाणु का, एक गोल्ड की फॉइल को पूरा क्या माना है, सोने की चादर को एक परमाणु, एक एटम, तो सबसे भारी हिस्सा जो होता है वो क्या होता है? यही होता है न्यूक्लियस। भाई इस पॉजिटिव पार्ट को इसने क्या बोल दिया है? इस पॉजिटिव पार्ट को इसने क्या बोला है? न्यूक्लियस बोला है। न्यूक्लियस का मतलब नाभिक बोला है। तो क्या कहेंगे बच्चे? न्यूक्लियस इज द डेंसर पार्ट ऑफ एटम, याद रखेंगे। यानी कि परमाणु का सबसे भारी हिस्सा, या परमाणु का सबसे भारी हिस्सा, परमाणु का सबसे भारी हिस्सा नाभिक होता है। क्या होता है बेटा? परमाणु का सबसे भारी हिस्सा नाभिक होता है। ये इसने बोला बेटा, ये इसने बोला कि परमाणु का सबसे भारी हिस्सा जो होता है वो क्या होता है? नाभिक होता है। ठीक है। अगला पॉइंट इसने क्या बोला? अगला पॉइंट इसने क्या बोला कि जैसे अब रियल डायग्राम बनाते हैं, अब बनाते हैं रियल डायग्राम, अब बनाते हैं रियल डायग्राम। इसने बोला कि जैसे मान लो ये कोई एटम है और इसके अंदर क्या होगा? न्यूक्लियस होगा, नाभिक। तो ये सबसे भारी हिस्सा होगा, क्योंकि इसके अंदर दो, क्योंकि इसके अंदर दो लोग रहते हैं ना बेटा। भाई इसके अंदर प्रोटॉन भी होता है और क्या होता है? न्यूट्रॉन। तो भारी तो हो ही जाएगा। भाई एक बात बताओ बेटा, भारी तो हो ही जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे बेटा, तो भारी तो हो ही जाएगा बेटा, क्योंकि दो दो लोग रहते हैं इसके अंदर। और इलेक्ट्रॉन कहाँ घूमते रहते हैं बेटा? इसके बाहर घूमते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन इसके बाहर घूमते हैं। तो फिर अगला पॉइंट इसने बोला कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, याद रखेंगे। और किस में? अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ, ये भी बोला है किस में, किस रास्ते में? सर्कुलर रास्ते में घूमता है। ठीक है, देखो इसने बोला इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर वृत्तीय रास्ते पर घूमते हैं, वृत्तीय
रास्ते पर घूमते हैं। ठीक है, व्रतीय रास्ते पर घूमते हैं, ऐसा इसने बोला। लेकिन इसकी बेटा एक लिमिटेशन है। लिमिटेशन का मतलब कमी। अब भाई कमी तो हर किसी की होती है, जैसे जे थॉमसन का भी लिमिटेशन था। अब ऐसे ही इसका भी क्या है बेटा, लिमिटेशन है। लिमिटेशन का मतलब क्या है, इसकी कमी है। और वो कमी ये है कि इसने ये बोल दिया गलती से, इसने ये बोल दिया, ठीक है। नाभिक क्या है, नाभिक बेटा बताए तो पॉजिटिव पार्ट को नाभिक कहते हैं, पॉजिटिव धनात्मक हिस्सा। जो गोल्ड फॉइल वाला था, ये पॉजिटिव पार्ट जिससे अल्फा की रे टकरा के वापस आ जाती थी बिल्कुल वैसे की वैसे ही। और इस पॉजिटिव पार्ट जो है ये नाभिक कहलाता है। नाभिक के अंदर भी दो होते हैं, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। क्योंकि प्रोटॉन पे पता है कैसा आवेश होता है, प्लस। न्यूट्रॉन पे जीरो होता है। तो हो गया ना पॉजिटिव पार्ट, नाभिक। भाई ये नाभिक है, पीला वाला गोला जो है ये न्यूक्लियस है, नाभिक। ये एटम है, बाहर वाली जो लाइन है एटम। तो नाभिक के अंदर कौन है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पे पॉजिटिव, न्यूट्रॉन पे कुछ नहीं, तो इसी की वजह से ये क्या है, पॉजिटिव है बेटा। ठीक है काजल। अब सुनो, रदरफोर्ड ने न्यूट्रॉन का नहीं किया था बेटा, न्यूट्रॉन तो अलग किया था। न्यूट्रॉन का खोज तो अलग आएगा, न्यूट्रॉन का खोज तो अलग होगा। वो तो मैंने आपको बताया है, डायग्राम, रियल डायग्राम बनाया है ये। ठीक है सबनम, याद रखेंगे। अब इसकी लिमिटेशन ये थी कि इसने ये बोला कि इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन ये लगातार घूमता रहता है। और इसने बोला कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी खत्म हो जाती है, यानी घूमते घूमते इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाती है, एनर्जी खत्म। और फाइनली ये जो इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियस के अंदर जाके गिर जाता है। और यही इसकी लिमिटेशन थी, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अगला वाला साइंटिस्ट बताएगा कि ऐसा गलत है, ऐसा नहीं होता। कैसा नहीं होता, बिल्कुल ये गलत कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन घूम, ये कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है। रदरफोर्ड कह रहा है इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है, घूमते 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 उसकी एनर्जी, ऊर्जा खत्म हो जाती है। और फाइनली वो लास्ट में किसके अंदर गिर जाता है, न्यूक्लियस के अंदर। ऐसे तो भाई एटम ही खत्म हो जाएगा, ऐसे तो एटम ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन होता है माइनस, जब घूमते घूमते गिर जाएगा तो माइनस किससे टकरा जाएगा बेटा, प्लस से टकरा जाएगा। और ये बराबर होते हैं प्लस और माइनस, बिल्कुल। तो खत्म ही हो जाएगा, एटम ही एग्जिस्ट नहीं करता ऐसे तो। ठीक है, तो इन्होंने कहा लिमिटेशन ये है कि इसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड, इलेक्ट्रॉन रिलीज एनर्जी या लॉस्ट एनर्जी ड्यूरिंग रिवॉल्यूशन एंड फाइनली फॉल इनटू द न्यूक्लियस। कहाँ पर गिर जाता है फाइनली, न्यूक्लियस, नाभिक के अंदर गिर जाता है। यानी इन्होंने कहा रदरफोर्ड के अनुसार, रदरफोर्ड के अनुसार इलेक्ट्रॉन घूमते समय, इलेक्ट्रॉन की घूमते समय, घूमते समय ऊर्जा नष्ट होती है। क्या होता है बेटा, ऊर्जा खत्म होती है, खत्म होती है। और अंत में नाभिक में गिर जाता है। अंत में किस में गिर जाता है बेटा, नाभिक में गिर जाता है। और यही इसकी क्या है बेटा, लिमिटेशन। यही इसकी क्या है बेटा, लिमिटेशन। ऐसा होगा ही नहीं, ये बोल रहा है लिमिटेशन। में दोबारा बता रहा हूँ बेटा, लिमिटेशन ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन घूम, देखो ये कह रहा है ना इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर घूमते रहते हैं। लेकिन इसने ये गलत बात कह दी कि इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं, लेकिन एक समय के बाद घूमते 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 उसकी एनर्जी खत्म हो जाती है और वो गिर जाते हैं बेटा। किसके अंदर गिर जाते हैं, नाभिक के अंदर। तो ये गलत बात है, ये जो कही है ये गलत बात है। ठीक है, हाँ, मोस्ट ऑफ द पार्ट हॉलो है, ये मैं पहले ही लिखवा चुका हूँ बेटा। ये रहा, मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द एटम इज होलो, खाली। क्योंकि अल्फा रे सीधी जा रही थी ना, तो खाली इसलिए कहा। ठीक है, ठीक है, याद रखना बेटा। अब आगे चलते हैं, ठीक है सबनम। चलो अब आगे चलते हैं। तो अगला जो वैज्ञानिक आता है बेटा, इनका नाम होता है हमारा नील्स बोर। अगला जो वैज्ञानिक आता है इनका नाम क्या होता है, नील्स बोर। ठीक है, अब बेटा इसको हम कल की क्लास में पढ़ेंगे और कल की क्लास में क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी टाइम हो चुका है दूसरी क्लास का बेटा। तो कल की क्लास जो होगी, आज की क्लास समझ में आई। और भाई रेगुलर टाइम नोट कर लो,
कल की क्लास जो होगी उसमें इस चैप्टर के क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, ठीक, और इस चैप्टर को पूरी तरीके से क्या कर देंगे, कंप्लीट, इस चैप्टर को पूरी तरीके से कंप्लीट कर देंगे, ठीक है बेटा। अब टाइम थोड़ा सा कम बचा हुआ है इस वजह से, तो जितना भी पढ़ाया आज बेटा ये समझ में उम्मीद करता हूँ आया होगा। टाइम नोट कर लो भैया, तुम लोग लेट जो हो जाते हो ना फिर समझ नहीं आता। 11 से 12 बजे तक आपकी डेली क्लास चलती है, और यूट्यूब की टाइमिंग कितनी है, यूट्यूब पर भी आपको पढ़ना ही पड़ेगा 100%, ठीक है। 10 बजे से लेकर 11 बजे आपकी यूट्यूब की क्लास बेटा डेली चलती है। ग्रुप में ऐड, आपको जब यूट्यूब की क्लास होती है तो मैं ग्रुप में मैसेज कर देता हूँ, ठीक है, याद रखेंगे बेटा। चलो अब आज की क्लास यहीं तक रखते हैं बेटा, दूसरी क्लास का टाइमिंग हो चुका है। मिलता हूँ आप सभी से मैं अगली क्लास के अंदर, तब तक का अपना ध्यान रखिएगा और अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा बेटा, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।